श्रीकांत, नरेंद्र, अवधेश, संजय, संजय बाबू, थापन, रितिका, अमन, शिवानी, अनुराग तिवारी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग तैयारी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज ये हमारा नया कोर्स है। जैसे कि जो लोग सीईटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ जीएस पढ़ना चाहते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ से मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यू स्टूडेंट जो भी अखिलेश बाबू हमारे, सबका मैं स्वागत करता हूँ और मैं सबको बेहतरीन ढंग से यहाँ पर सारे जीएस के टॉपिक कवर करने वाला हूँ। अब ये देखिए, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है और इंडियन ज्योग्राफी के साथ हम यहाँ पर और क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से हमारा पढ़ाने का पैटर्न होगा। तो देखिए, जनरली जीएस के साथ समस्या क्या है, आज पहली क्लास है, बहुत ही पेशेंस रखिएगा, बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक को बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यदि हम जीएस की बात करें तो हमारे जीएस में हमें 5 सब्जेक्ट को कवर करना पड़ता है। यदि हम बात करें हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी के बाद इकोनॉमी और फिर हमारा साइंस। फिर इसके अलावा हमें एक करंट अफेयर जो है उसको देखना होता है, जो इन सबका अफेयर होता है। कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री का करंट होता है, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, फिर उनका सबका अफेयर होता है, करंट अफेयर, ठीक है। इस टॉपिक को हम यहाँ पर इस तरीके से सबको पढ़ने वाले हैं। अब बात ये कैसे पढ़ें। आज जो ये हिस्ट्री का कोर्स शुरू हुआ है इंडियन ज्योग्राफी से, हिस्ट्री जो है 2 टाइप की पढ़नी होती है, एक हमें इंडियन और एक वर्ल्ड, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपको सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये कोर्स स्टार्ट हुआ इंडियन ज्योग्राफी का। अब देखिए, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट हुआ तो बहुत ही खास कोर्स है। इस इंडियन ज्योग्राफी में जैसे कि मान लो हमने जनरल इंट्रोडक्शन इंडिया का जाना कि भारत है क्या। यदि हमें ज्योग्राफी नहीं पता होगी तो भारत के इतिहास कैसे पता होगा। यदि आपसे कह दिया जाए पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो कहां पर हुई थी? यमुना नदी के किनारे हुई थी। तो यमुना नदी की लोकेशन नहीं पता होगी तो यदि आपको ज्योग्राफी नहीं पता होगी तो हिस्ट्री कैसे समझ में आएगी? लॉजिक सी बात है ना। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वो भी इंडियन ज्योग्राफी। हाँ बिल्कुल, ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूंगा और इंडियन ज्योग्राफी। और आपको बता दें, उसके बाद मेरी 11 तारीख से आपको आ रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स। अब आप कहेंगे सर ज्योग्राफी के बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? जैसे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री आपको जरूरत पड़ जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी। जैसे आप देख रहा, एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक कहां से स्टार्ट होते हैं, तो आप कहते हैं सर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस नदी जब आपको मैं पढ़ा दूंगा कि सिंधु रिवर है और इसका ओरिजिन कहां से है, तो आपको बता दूंगा इसके किनारे किनारे लोग आकर के रहने लगे और यहाँ एक सभ्यता का विकास हो गया। बात समझ में आ गई? मतलब कि ये बात इसी से, ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं हिस्ट्री भी कनेक्टेड है भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा टॉपिक आप पढ़ोगे वैदिक इरा एंशिएंट हिस्ट्री में। तो वैदिक इरा निश्चित तौर पे सबसे पहले कहा जाएगा, अरे वैदिक इरा कहां से है, तो सर सरस्वती नदी के ओरिजिन से है, सरस्वती नदी के ओरिजिन से है वैदिक इरा। और लेटर वैदिक इरा, तो आप तुरंत कहोगे सर लेटर वैदिक में गंगा नदी तक लोग पहुंच गए थे, गंगा रिवर। तो ये सारे, जब तक आपको ज्योग्राफी नहीं आएगी तब तक आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। समझ गए मेरी बात? मेरी बात समझ रहे हो कि मैं कैसे आपको पढ़ाने के सब्जेक्ट कोशिश कर रहा हूँ। और जब आपको हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, मान लो एंशिएंट पढ़ा दी, मेडिवल पढ़ा दी और मॉडर्न पढ़ा दी। आपने देखा है कि हमारे देश में अंग्रेज आए थे, मेरी बात सुन लो पहले। हाँ सर, ओलंपिक वही ओरिजिनेट हुए हैं ना। हाँ, करंट अफेयर भी बेटा मैं पढ़ाऊंगा। और अब जो जो लोग अभी इस बार एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर मुझसे अभी मॉडर्न सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तो आपका करीब है। मेरे पुराने कोर्स देख सकते हैं, सारे कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। सभी कोर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सभी डिटेल्स में अवेलेबल। लेकिन जो नए स्टूडेंट है वो यहाँ से मेरे साथ कंटिन्यू कर ले और इस कोर्स के साथ से उनको हिस्ट्री भी पढ़ना होगा, फिर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिए, फिर मिडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। आप देखते हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आती है, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन आ जाता है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे यहाँ ये पूरा का पूरा अशोक, जो मौर्यकालीन प्रशासन है, गुप्त, ये सब आते हैं। और मिडिवल हिस्ट्री में हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत और आपको पता है मुगल वंश, ये आता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर मॉडर्न इंडिया में अंग्रेजों का समय आ जाता है, यूरोपीय भारत में आते हैं और उनके बाद भारत में रहने लगते हैं। फिर इसके बाद देखना, जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे होते हैं तो एक नई दिशा देकर जाते हैं भारत को। क्या क्या देकर जाते हैं? भारत को संविधान देकर जाते हैं ना शिल्पी, संविधान देकर जाते हैं। तो हम इसके बाद यहाँ पर जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे, तुरंत पॉलिटी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अंग्रेज ही तो हमारे संविधान देकर गए हैं, तो सही क्रम सीक्वेंस से पढ़ने का। और जब हमारा संविधान होता है, हमारा जब संविधान होता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उसको लागू करते हैं देश में, ठीक है। संविधान सभा होती है, संविधान को लागू करती है। संविधान के सारे आर्टिकल क्या क्या है,
काव्या, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमी की दिशा में हम बढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी की दिशा में। क्या आप देखना कि हमारे देश में उसी के बाद क्या आते हैं, 5 ईयर प्लान आते हैं। आपने देखा होगा 5 ईयर प्लान देश की आजादी के बाद स्टार्ट हुए हैं, ये सारे के सारे तभी आते हैं। रुक जाओ भाई प्रिंस बाबू। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे देश में साइंस को प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाता है, और आपने देखा होगा उसी के बाद आपका DRDO, ठीक है, इसरो जैसे संस्थान बनाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा मतलब कि पढ़ने का तरीका रहेगा, ज्योग्राफी से, बेसिक से ही आपका GS स्टार्ट होता है। क्योंकि जब तक आपको पर्वत नहीं पता होगा तो ये कैसे बता सकते हो कि भाई साहब ये लड़ाई यहाँ पर हुई या ये चीज यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। अब इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ आप कहेंगे सर और भी टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि सर एक फिजिकल डिवीजन हो जाएगा, आपने जनरल इंट्रोडक्शन, फिजिकल डिवीजन पढ़ा देंगे, क्लाइमेट पढ़ा देंगे। और इस कोर्स में मैं क्लाइमेट और साथ ही साथ इसी कोर्स में मैं यूनिवर्स पूरा का पूरा कवर करूंगा, और इसी कोर्स में जैसे कि कुछ क्लाइमेट वर्ड में वोल्केनो इरप्शंस होते हैं, वो सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, अर्थक्वेक भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इसी के साथ होगा। नेक्स्ट कोर्स आपका क्रम से लगा रहेगा, बिल्कुल। सर आई एम योर न्यू स्टूडेंट, लव टू योर टीच। मैं आपका पुराना इंडियन ज्योग्राफी का बैच देख रहा था सर, क्या ये एनटी, बिल्कुल DSSB सभी एग्जामों के लिए, छोड़ दो मेरा, मैंने यदि पढ़ाया तो सभी एग्जाम में काम आएगा। अब यहाँ पर चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल। चलिए शुरू करते हैं। जो आपने सुना है, ये सबने सुना है, भारत का भूगोल। आपका घर भी ना कहीं भारत के भूगोल के अभिन्न अंग में आता है। यदि आप कहेंगे सर मेरा घर तो यहाँ पर है, तो वहां की भी एक ज्योग्राफिकल लोकेशंस होगी और उसकी अपनी इंट्रोडक्शन में पहचान होगी। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। देखिए जैसे मेरी ये बोलोगे राइट, आपका नाम क्या है, मैं बोलूंगा मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जनरल इंट्रोडक्शन तो यहीं से शुरू करूंगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, सबसे पहला चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। भारत का जो इंट्रोडक्शन है ज्योग्राफिकल आधार पर, वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है भाई, कि आप एरिया बताओ, नाम, एरिया, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लाइन, भाई आप एरिया बताओगे तो ऐसा तो नहीं है, ये पहले विश्व में जो भी चीजें डिसाइडेड हैं तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे डिसाइडेड है कि ये लैटिट्यूड लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन, इतने के बीच में ये भारत पड़ता है, तो ये ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। और यहाँ पर जो लैटिट्यूड लाइन मतलब जो लेटी हुई लाइन होती है, इनको पढ़ेंगे, लैटिट्यूड लाइन। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हाँ रिवर भी लैटिट्यूड लाइन, समझ गए ना। जैसे हम किसी चीज का परिचय जानेंगे तो उस एरिया के बारे में जानेंगे, उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को जानेंगे। मैं याद करा दूंगा, परेशान मत हो। चौरसिया जी कह रहे हैं सर याद करा देंगे तुम्हें क्लास में ही। चंदन सभी टाइम टेबल बन चुका है, अब अभी से लेकर के जो आगे की तैयारी है उसके लिए पूरा एक कोर्स रहेगा, सब टाइम टेबल मेरे पास बना हुआ है, ठीक है। हिंदी का कोर्स नेक्स्ट मंथ आ रहा है SSC GD के लिए, और हिंदी में आपको पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अभी तक तो सिर्फ ही कहा गया कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एरिया, फिर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ेंगे। फिर आप जब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ेंगे तो आपको पता भारत में 2-3 लाइनें हैं। जैसे आपने इंडिया को कई बार देखा होगा, ये जैसे इंडिया अपना देश है तो यहाँ बीच से एक लाइन गुजरती है, उस लैटिट्यूड लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। हाँ बिल्कुल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। एक्चुअली मुझे हिंदी के लिए कहा गया है कि आप सर नेक्स्ट मंथ लेकर आए SSC GD के लिए, ठीक है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भी हम पढ़ेंगे। फिर भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन को पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको रिव्यू बता रहा हूँ, पढ़ेंगे क्या क्या। स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जैसे आपने देखा होगा भारत का मानक समय क्या है, +5:30 है GMT से, और भारत की मानक समय रेखा क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर भारत जब है, ये जब हमने ये जान लिया तो भारत में देखो, यदि भारत यहाँ है तो ये भारत का ऊपर कोई पॉइंट होगा, नीचे कोई पॉइंट होगा, इधर कोई पॉइंट होगा तो इधर कोई पॉइंट होगा। तो हम भारत के जो स्ट्रीम पॉइंट है, मतलब स्ट्रीम कि भारत कहाँ तक है, एक यदि भारत का परिचय देते हैं ज्योग्राफी में, स्ट्रीम पॉइंट बताएंगा आपको, ये महत्वपूर्ण होते स्ट्रीम पॉइंट। जैसे ऊपर कौन सा पॉइंट पड़ता है, नीचे कौन सा पॉइंट पड़ता है, भाई आखिरी बिंदु जो है वो जरूरी है। ईस्टर्न पॉइंट कौन सा पड़ता है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा पड़ता है, ये पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉर्डरिंग कंट्री, ठीक है। अब आप कहेंगे भारत के, भाई भारत यदि इतने में सीमित है, ये मान लो ये भारत है यहाँ तक, ये पॉइंट पढ़ लिया आपने कि भारत यहाँ तक है, ये भारत यहाँ तक है, ये भारत यहाँ तक है, तो इसके नीचे है क्या। जैसे ये भारत का आपने देखा होगा, इस निचले हिस्से में तो भारत के क्या है, समुद्र है, और यहाँ क्या है, देश है, तो बॉर्डरिंग कंट्री, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए
बॉर्डरिंग कंट्री, समझ गए ना, इन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया सिर्फ इंट्रोडक्शन, बॉर्डरिंग कंट्री, ये सिर्फ क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। फिर हम लोग यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी में चलेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले जानोगे भारत एक ऐसी जमीन में पड़ा हुआ भाग था, यहाँ पर दो लैंड थे, एक ऊपर था आपको पता है अंगारा लैंड और नीचे गोंडवाना लैंड, दोनों करीब गए फिजिकल ज्योग्राफी में, और यहाँ पर भरा हुआ जो पानी था टेथी सागर, वो क्या बन गया, तो आपको पता है हिमालय बन गया। ये टॉपिक को पढ़ाऊंगा। फिर हिमालय, फिर आप जैसे हिमालय जानेंगे तो भारत के नॉर्दर्न पूरे के पूरे माउंटेन को जानेंगे। नॉर्थ में माउंटेन है भारत की, नॉर्दर्न माउंटेन, हिमालय के क्या क्या भाग हैं उनको जानेंगे। फिर यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये पर्वत पढ़ ही रहे हैं, तो फिर अरावली पर्वत को जानेंगे, जो यहाँ पर हरियाणा, ये आपका अरावली रेंज है। फिर आप यहाँ पर जाएंगे वेस्टर्न घाट की तरफ जाएंगे, फिर यहाँ पर ईस्टर्न घाट की तरफ पढ़ेंगे, और साथ ही साथ नॉर्दर्न माउंटेन के साथ ही आप पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट के पर्वत। जब आप पर्वत पढ़ लेंगे, मेरी बात सुनना बहुत शांति से, जब आप पर्वत पढ़ेंगे, जब आप पर्वत पढ़ेंगे तो देखो ये पर्वत है, थोड़ी देर के लिए पर्वत में आपने देखा ये पर्वत ऐसे ऐसे होते हैं, तो ये पर्वतों के बीच से गुजरने का जो रास्ता होता है उन दर्रों को पढ़ेंगे, पास को पढ़ेंगे, विभिन्न पासों को पढ़ेंगे। भाई पर्वत जो होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर पता है माउंटेन होते हैं जो ऐसे ऐसे होते हैं ना, अब भाई इन माउंटेन से मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, इस देश में जाना है, तो इनसे गुजरने का जो रास्ता होता है तो पास पढ़ेंगे। तो जनरली पास कहाँ पर होंगे, तो दर्रे कहाँ पर होंगे, तो आप बोलोगे पहाड़ों पर होंगे। तो जो पहाड़ी हिमालय रीजन में दर्रे होंगे, या तो कुछ वेस्टर्न घाट में दर्रे होंगे, 3-4 दर्रे नीचे पड़ते हैं, बाकी सारे के सारे दर्रे ऊपर वाले स्टेटों में पड़ते हैं। हिमालय स्टेट जानेंगे कौन कौन से हैं, कहां से कहां तक हिमालय पहुंचा है, ठीक है। फिर पास के बाद आप देखो, जैसे हिमालय के ऊपर क्या है, बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर है। फिर यहाँ पर पास के बाद हमने ग्लेशियर जाने। अब ये ग्लेशियर है तो ये पिघलेंगे भाई, सन की रोशनी लगेगी, जब ये पिघलेंगे तो कहाँ आएंगे, इनसे दर्रों से नीचे आएंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, पूरे देश का रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर को पढ़ेंगे, और आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे। ऊपर हिमालय से, ये दर्रे से ही तो नदी निकलेगी, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। हाँ, सारी नदियों का ओरिजिन, भाई ये दर्रे होंगे, इन्हीं दर्रों से नदी ऊपर पिघलेगी और भारत में प्रवेश करेगी। तो हिमालय नदी पढ़ेंगे, और दूसरी नदी कौन सी होती है, ये तो हिमालय से सारी नदियां ऊपर वाली निकली हैं, हिमालय रिवर सिस्टम, और दूसरा यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर का मतलब होता है बेटा प्रायद्वीपीय भारत, जो निचला हिस्सा है, जैसे आप ये भारत का निचला हिस्सा जो है, ऐसे नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। इस वाली नदी सिस्टम को पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर जो नदियां होती है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर वैली को पढ़ेंगे, घाटियां भी पढ़ेंगे, वैली, वैली पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग नीचे आएंगे तो अब आप कहेंगे सर ये वाली सीमा है, इसको क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन बोलते हैं, कोस्टल रीजन। या कोस्टल रीजन में पहले पढ़ा दूंगा बाउंड्री के साथ ही। कोस्टल रीजन में कितने स्टेट हैं, क्या क्या है, उनके बारे में, फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। फिर हम यहाँ पर आइलैंड के बारे में जानेंगे। हमारे जो आइलैंड है, जैसे आप टॉपिक जानते हैं, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है, इसको मिनिकॉय आइलैंड, इसका बड़ा आइलैंड है, वहीं अंडमान और निकोबार आइलैंड है, और इनकी अपनी जो इंपॉर्टेंस है, कुछ नया हर क्लास में आप पाने की कोशिश करेंगे। ये सारे के सारे हमारे बे ऑफ बंगाल के जो आइलैंड है और इधर के जो आइलैंड है उनके बारे में, और साथ ही साथ समुद्री पड़ोसियों के बारे में हम जानेंगे। मान लीजिए यहाँ समुद्री पड़ोसी कौन है, मालदीव है, यहाँ समुद्री पड़ोसी श्रीलंका है, यहाँ का समुद्री पड़ोसी इंडोनेशिया है। इन सब के बारे में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ भारत के, जब मैं ये मैपिंग कराऊंगा तो भारत के सभी स्टेट और सभी बाउंड्रियां भी कवर हो जाएंगी। फिर इसी में आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पर स्पीसीज, या यहाँ पर कह सकते हैं जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। जनजातियों की अपनी भाषाएं, अपना रीजन, उन सबको पढ़ेंगे। फिर पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम तो हमारा हो ही गया है। फिर हम यहाँ से पहुंचेंगे क्लाइमेट में। इस क्लास में हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, और क्लाइमेट में हम मानसून, देखिए मानसून क्या होता है यदि आपको नहीं पता होगा, और वेदर, दोनों में अंतर होता है बेटा। मानसून, मानसून जब पानी बरसेगा, मानसून क्या होता है, मानसून बदलता रहता है, जिसमें अय्यार बदलना जाना मौसम की तरह, और जो जलवायु होती है वो बदलती, लंबे समय बदलती है। तो यहाँ पर मानसून और जलवायु जो है, जिसको वेदर बोलते हैं, इन टॉपिक को कवर करेंगे। भारत के पूरे भारत में रेनफॉल, भारत में जो रेनफॉल है उसका, रेनफॉल का इंपॉर्टेंस समझेंगे। फिर भारत में जब रेनफॉल समझेंगे, तब भारत में जब पानी बरसेगा तब मिट्टी अच्छी उपजाऊ होती है, तो सॉइल को पढ़ेंगे, सॉइल के लिए। और फिर क्या चाहिए, इरिगेशन चाहिए। मान लो बारिश नहीं हो रही, सिंचाई चाहिए, इसके लिए हमें इरिगेशन में डैम पढ़ेंगे, कि भारत में जो नदियों में बने हुए प्रोजेक्ट हैं, तभी जैसे मिट्टी को पानी चाहिए तभी तो पहले मिट्टी पढ़ेंगे, फिर इरिगेशन, फिर डैम पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसमें। फिर हम यहाँ पर भारत में एग्रीकल्चर, भारत में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा, भारत में कैसी फसलें होती हैं, क्रॉप पैटर्न को पढ़ेंगे।
क्रॉप पैटर्न को पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर जो हमारी क्रॉप्स है उनका पैटर्न क्या होता है, कैश क्रॉप क्या होती है, ठीक है, ऑयल सीड क्या होती है, हाँ ऑयल सीड क्या होती है, बेटा ये सॉइल लिख दिया ना यहाँ पर, मिट्टी, ठीक है, ये सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। फिर हम इसी में आगे बढ़ते हुए, इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए भारत में एनिमल हस्बेंड्री के एरिया में जाएंगे, पशुपालन। भारत एक ऐसा देश है जहां पर पशुपालन और विभिन्न क्रांतियों ने जन्म दिया, एनिमल हस्बेंड्री की तरफ जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पर मिनरल रिसोर्स में जाएंगे, मिनरल रिसोर्स में जाएंगे। अब जब मिनरल रिसोर्स जाएंगे तो मिट्टी पता होगी, तभी तो मिनरल रिसोर्स पढ़ेंगे, तो मिनरल रिसोर्स पढ़ लेंगे। फिर हम मिनरल रिसोर्स पढ़ने के साथ ही यहाँ पर इंडस्ट्री जानेंगे, क्योंकि जहां पर देखो कोयला मिलेगा वहां पर कोयला की इंडस्ट्री लगी होगी, जहां पर आपको काली मिट्टी मिलेगी वहां पर कॉटन इंडस्ट्री लगी होगी। तो विभिन्न इंडस्ट्रियों को जानेंगे, और इंडस्ट्री जब पढ़ लेंगे तो भारत का ट्रांसपोर्ट भी इसी में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट भाई, इंडस्ट्री में ट्रक खड़े करेंगे हम, और ट्रकों में क्या करेंगे, सामान भर करके आगे निकल जाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट तभी तो होगा जब इंडस्ट्री होगी, ट्रांसपोर्ट होगा। फिर टूरिज्म को पढ़ेंगे, टूरिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कि ये टूरिज्म मतलब कि जो पर्यटन है उसके बारे में जानेंगे, और विभिन्न पर्यटक स्थल को भी जानेंगे, भारत में कहाँ कौन से हैं। बात समझ गए। ये इंडियन ज्योग्राफी में हम ये टॉपिक कवर करने वाले। फिर आप कहेंगे कि सर इंडियन ज्योग्राफी का ये तो कोर्स 12 घंटे का है, फिर ये कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, ये इंडियन ज्योग्राफी हम 10-12 दिन अभी पढ़ेंगे, जहां तक पढ़ा वहां तक पढ़ा। उसके बाद तुरंत हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री इंडियन ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नदियां जान जाएंगे हम तब तक। और जैसे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर एक कोर्स आएगा आपका, और उसमें उस टॉपिक के आगे चलेंगे। फिर वहीं पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे। तो वर्ल्ड में सबसे पहले हम पूरी दुनिया के यूनिवर्स को जानेंगे, फिर अर्थ को जानेंगे, फिर हम यहाँ पे वोल्केनो, अर्थ के माउंटेन रेंज दुनिया भर के ये सब जानेंगे, प्लेटू वैली इनको जानेंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये मेरे पढ़ाने का पैटर्न होगा। आप मुझसे सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और हिस्ट्री का कोर्स इसी के साथ आपका इंडियन ज्योग्राफी के साथ जुड़ा होगा। देखिए, दूसरी बात, चाहे आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आज आप पढ़ लें, चाहे 10 दिन बाद पढ़ना शुरू करें। तो ये मैंने टॉपिक बताया कि ताकि आपके ब्रेन में रहे। अब मैं चलिए शुरू करता हूं भारत का परिचय। भारत का परिचय, ठीक है, जिसको आप लोग भारत बोलते हैं, इंडिया का इंट्रोडक्शन, भारत का परिचय। अब देखना, आप कहेंगे सर आप लिख करके ही पढ़ाते हो। लिख कर ही याद कराऊंगा, पूरा जीएस याद कराऊंगा। हाँ, अभी नहीं बेटा, जम्मू कश्मीर में थे पहले, निशांत खत्म कर दिया गया ना उस व्यवस्था को। अभी तो वहां एमएलए की दिक्कत है, चुनाव के लिए रणनीतियां हो रही हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा कई बार क्वेश्चन आता है, भारत जो है, इस भारत के अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत को कई बार यहाँ पर याद रखना, देश जो भारत है, इंडिया जिसको आप लोग बोलते हैं, इसके नाम की बात करें, जैसे निक नेम होते हैं, आपके नसर के निक नेम होते हैं, तो इसके अलग अलग नाम होते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कई बार, तो ये नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आर्यावर्त, आर्यावर्त, आर्यावर्त भी इसे कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए आर्यावर्त किसका नाम है, भारत का ही नाम है आर्यावर्त। और आर्यावर्त जो है ये किसने कहा था, रुक जाओ भाई, आर्यावर्त जो है वो किसने कहा था, बताओ किसने कहा था। आर्यावर्त नाम किसने दिया था, तो आर्यंस ने आर्यावर्त कह दिया। जहां आर्य रहते हैं वो आर्यावर्त है, ठीक है। इसका यहाँ पर राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष भी था, भारतवर्ष भी था। किसके नाम पर, राजा भरत के नाम पर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया इसका नाम किसने दिया, तो आप बताए इंडिया किसने कहा था। तो जितने भी यूनान वासी थे या यूरोप वासी थे, यूनानियों ने इसका नाम इंडिया दिया, यूनानियों के द्वारा इसको इंडिया कहा गया, यूनानियों ने कहा, इंडिया कहा, ठीक है। हाँ, ग्रीक या यूनानी इन्हीं को बोल देते हैं, ग्रीक ने इनको क्या कहा था, भारत वाले भूभाग को इंडिया कहा। क्यों कहा, कहा कि यहाँ पर जाते समय इंडस नदी बहती है। हाँ, ये राजा दुष्यंत, उन्हीं के, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष कर दिया गया। तीसरा, यदि आपसे कहा जाए इसमें नाम हिंदुस्तान किसने कहा, हिंदुस्तान इस देश का नाम किसने रखा। जैसे आपका नाम कई निकनेम होंगे, वो अलग अलग लोगों ने रखे होंगे, तो हिंदुस्तान किसने रखा। यदि आपसे कह दिया जाए कि हिंदुस्तान जो है ये नाम किसने रखा था, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर अरब वासियों ने रखा था। ईरान से वैसे हिंदुस्तान नाम निकला है, ईरान ने इसको, ईरान वासियों ने इसको हिंदुस्तान कहा था। और कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि किसने कहा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। जम्बू द्वीप किसने कहा है, जम्बू द्वीप, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप
मतलब यहाँ पर जामुन के बहुत पेड़ थे, इसीलिए इसको जम्बू द्वीप नाम भी दिया गया था, जम्बू द्वीप। किसने कहा था, ये जरूरी है जानना, किसने कहा था। तो जम्बू द्वीप जो है किसने कहा है, बुद्ध ग्रंथों में मिला है इसका नाम, जो बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं उसमें इसको जम्बू द्वीप कहा गया है। जो बुद्धिस्ट हमारे लिटरेचर हैं या बुद्धिस्ट जो ग्रंथ हैं उसमें इसका नाम जम्बू द्वीप मिला है। वहीं जैनों से भी इसका ताल्लुकात बुद्ध और जैन में जम्बू द्वीप ही है, ठीक है। तो ये आपके इसके कुछ नाम हो गए जो कई बार पूछे जाते हैं। ये जो भारत है, इस देश की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो आप लोग परिचय में बताएं इसकी राजधानी क्या है। तो आपको पता है इसकी राजधानी, कितने लोग बता रहे हैं दिल्ली, सभी गलत बता रहे हैं। इसकी राजधानी न्यू दिल्ली है, ये याद रखना है, ठीक है। लोग यहाँ पर दिल्ली बोल देते हैं, दिल्ली नहीं है, न्यू दिल्ली है। अब आज के बाद आप लोग तो संभल के बोलेंगे, बहुत से लोग तो दिल्ली बोलेंगे, तो इसकी राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। दूसरा परिचय यहाँ पर, इस देश की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, परिचय में इस देश की करेंसी कौन सी है, तो आपको याद रखना है इस देश की करेंसी उसका नाम रुपया है, जिसका प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बताया, ठीक है, रुपीज, ठीक है। इस देश की करेंसी को रुपया और प्रतीक चिन्ह जो उदय कुमार साहब हैं उन्होंने दिया था। हाँ, भारतवर्ष लिखा है बेटा, राजा भरत के नाम पर इसका नाम भरत पड़ा, या उस समय वैदिक कबीले भरत जन जो था उससे संबंधित है, ये जन कबीला जो सुदास है उसके बेटे संबंधित है, ठीक है। रूपी, ये रूपी का जो चिन्ह है ये किसने बनाया था, तो आपको इनका नाम है उदय कुमार ने इसका चिन्ह बनाया था, उदय कुमार। यदि आपसे कहा जाए इसका चिन्ह किसने बनाया था, उदय कुमार साहब ने बनाया था। कई बार ये पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ना कि यहाँ पर हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हम अपने ज्योग्राफी के टॉपिक में आते हैं। आर्यव्रत बेटा सचिन, जैसे आर्य लोग यहाँ पर आए थे ना, मैं भी बताऊंगा इतिहास में, तो उन्होंने इसको आर्यावर्त कह दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, आर्यों का देश नहीं होता जिसे बोल दिया जाए आर्यावर्त, आर्यों का देश, ठीक है। और इंडस नदी की वजह से इसको हिंदुस्तान कह दिया गया कि इंडस हिंदू, ठीक है, हिंदू नदी, हिंदुओं का देश, ठीक है। ये लॉजिक है, कुल मिला के इसको सेट कर लेना, ये ऐसे जल्दी। अब ये जो भारत है, तो ये कैसे बताएंगे कहाँ पर स्थित है, तो पहली बात इसकी याद रखना, विस्तार की तरफ हम लोग चलते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप मैप को देखें एक डाउनलोड करके, यहाँ पर बड़ा सिंपल सा मैप की खूबसूरत सा भारत है। एक एक करके परिचय में, अब भाई अगले स्टेप में क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उन्हें मैं तो परिचय बताने के लिए बहुत कुछ बता दूं। हाँ जरूर, अब यहाँ जरूर पढ़ाऊंगा भाई, लिखा नहीं हो जो भी, वो भी टॉपिक एसएससी बाबू होंगे इसमें, ये क्रम से चलेगा कोर्स। ये मेरा भारत महान जो है, महान भारत जिसके हम नागरिक हैं, महान देश के महान नागरिक, यहाँ पर ध्यान दें, ये भारत है, एक सीमाएं हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर इसकी ज्योग्राफिकल जो है ये एक्सटेंशन कैसे हुआ, ज्योग्राफिकल कि यहीं तक रहेगा, ऊपर क्यों नहीं गया, हमारा भारत यहीं तक रहेगा, ये यहीं तक रहेगा और ये यहीं तक रहेगा। तो इसका अपना एक ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है कि क्या एक्सटेंशन है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ आप मैप को ऐसे देखो, कुछ लिखना नहीं अभी। देखिए पूरे अर्थ को यदि हमने यहां पर बात की, ये देखो पूरा अर्थ है, थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझना। पूरे अर्थ में किसी भी पॉइंट में पहुंचने के लिए, मेरी बात सुनो, जूम नहीं करना अभी, किसी भी पॉइंट में पहुंचने के लिए मेरी बात सुनो। जैसे मान लो मुझे यहां पर पहुंचना है, ये यहां पर पहुंचना है, तो एक काल्पनिक रेखाएं डालूंगा तभी पहुंच पाऊंगा कि सही लोकेशन। जैसे यहां पहुंचना है तो दो काल्पनिक रेखाओं से मुझे सही स्थिति का पता चल जाएगा ना, दो काल्पनिक रेखाएं डालने से मुझे सही स्थिति का पता चल जाएगा। ऐसे मान लो आप, जैसे आपका घर मान लो यहाँ पर है, थोड़ा सा आप, वैसे आपका घर तो यहाँ इंडिया में पड़ेगा, पृथ्वी को यदि हमें यहाँ पर देखना है तो हमें इसकी लोकेशन कैसे पता चलेगी, जब दो काल्पनिक रेखाएं पड़ी होंगी। ये आप तो मैथ के स्टूडेंट हैं, ये तो समझते ही हैं, इस बिंदु का सही पता तभी लग सकता है जब दो रेखाओं के बीच में होगी। इन दो रेखाओं से हम पूरी पृथ्वी को ऐसे काल्पनिक रूप से, मतलब आसानी से समझने के दृष्टिकोण से बांटे हुए हैं। ये जो ऊपर से खड़ी हुई लाइन है, इनको बेटा लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड लाइन। पहले ये जानना जरूरी है, तभी तो आप ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन समझ पाएंगे। लॉन्गिट्यूड मतलब पृथ्वी में पड़ी हुई जो लंबी लंबी लाइनें हैं, पूरी पृथ्वी में ऐसी हजारों लाइनें पड़ी हैं, इनको लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं, इनको टाइम लाइन भी बोलते हैं। मतलब यदि हम यहाँ पर इस लाइन को ऐसे डालेंगे तो ये लॉन्गिट्यूड हो जाएगी ना, देखो ये ऐसे कहीं ना कहीं भारत की सीमाएं निर्धारित कर देगी लॉन्गिट्यूड, कि भारत इसके बीच में पड़ता है, ये बात क्लियर हो जाएगी। लॉन्गिट्यूड का हिंदी में मतलब होता है बेटा देशांतर रेखाएं, जो देशों का अंतर बताती है, देशांतर रेखाएं, क्योंकि ये देश है, फिर यहाँ पर दूसरा देश का अंतर बताएंगी, फिर ऐसे ऐसी बनी होंगी। ये पूरी पृथ्वी में ऐसी ऐसी लाइनें पड़ी हुई हैं, देशांतर रेखाएं, समझ गए। तो हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि हमें देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो पृथ्वी में पड़ी हुई देशों के अंतर की रेखाएं हैं, ये क्या करती है, देशों का अंतर बताती है, ऐसे ऐसे पड़ी हुई है,
काल्पनिक रेखाएं हजारों पड़ी हुई है, मैं इतना घिचपिच कर नहीं रहा, यहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये लैटिट्यूड लाइन क्या होती है? लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब होता है लेटी हुई लाइन, अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं। बात समझ के, हिंदी में बहुत ही मतलब उस शब्द से मिलती जुलती बताऊंगा। लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी खड़ी, लैटिट्यूड मतलब लेटी लेटी, ठीक है। तो यहाँ पर लैटिट्यूड लाइन जो है, तो यदि आप कहेंगे सर ये लैटिट्यूड लाइन ऐसे लेटाओगे ना, हाँ ऐसे लेटा दिया, तो ये पृथ्वी में भारत यहां से लेकर के यहां तक है, तो सही स्थिति पता चल जाएगी कि भारत कहां पर है, किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में है। लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन पृथ्वी भारत से एक बीच से भी होकर के गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, समझ गए ना। तो ये इन लाइनों के थ्रू ही तो हम पता कर पाएंगे भारत की लोकेशन क्या है। जैसे इस पॉइंट में हमें जाना है, तो पहले इस वाई लाइन को पता होना चाहिए, फिर इस वाई लाइन को पता होना चाहिए, तो वो पॉइंट सही तरीके से निकल पाएगा। बात इतनी बात जानो, वो ट्रॉप अभी 0 डिग्री में मत जाओ, 0 डिग्री में नहीं बेटा, वो फिर मैं पूरे उसमें बताऊंगा आपको, लेकिन ये बात समझ में आई। अब देखो यहां पर आओ, थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया है, ठीक है। गाना मत गाने लगना कि ये दुनिया और ये महफिल मेरे काम की नहीं, बहुत काम की है। क्योंकि एक सिख शायर है, ये दुनिया है तो तुम कह दो ये दुनिया और ये महफिल मेरे काम की नहीं। कोई भावुक बैठा हो, रात का भावुक हो और सुबह तक अभी भावनाओं को काबू ना कर पाया हो, ठीक है। तो ये पृथ्वी है थोड़ी देर के लिए, या इसको हम बहुत ही अच्छे शेप में बना देते हैं, क्योंकि मजा आएगा आप लोगों को। ओहो, मैटर क्या है? अच्छा ये देखो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है थोड़ी देर के लिए। इस पे एक मैंने काल्पनिक रेखा डाली, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? तो आपको ये भी सेट कर लेना है। यदि ये अर्थ है, थोड़ी देर के लिए पृथ्वी है, 2 बराबर भागों वाली रेखा को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। तो ये क्या है? लैटिट्यूड लाइन है ना, तो 0 डिग्री ये कुल मिला के लैटिट्यूड है, अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा है, लैटिट्यूड लाइन है, लेटी हुई है तो लैटिट्यूड लाइन है। इसको कई बार यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर इक्वेटर लाइन, बहुत से लोग इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पर, ठीक है, नहीं नहीं कर्क रेखा नहीं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, बस इतना जानो, विषुवत रेखा भी इसी को बोलते हैं, और इसको इक्वेटर लाइन, लैटिट्यूड लाइन है। अब आप लोग यहां से देखना, ऊपर की तरफ जाओगे, 0 रुक जाओ, 180 नहीं, 0 से ऊपर की तरफ जाओगे दुर्गेश बाबू, तो ये नॉर्थ हो जाएगा ना, और ये नीचे की तरफ जाओगे तो ये साउथ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। सुनना मेरी बात, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं, नॉर्थ और साउथ। तो यदि एक रेखा ऐसी पड़ी हुई है यहाँ पर, ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसको एक मतलब विशेष एरिया के नाम से जाना जाता है, और इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ बोल देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए ज्योग्राफी को, इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ बोल देते हैं। और इसको यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ को किस विशेष नाम से जानते हैं? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन बोलते हैं। हिंदी में इसको यहाँ पर कैंसर लाइन। ये देखो अभी लैटिट्यूड लाइन है बता रहा हूँ, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, इनको जान लो। लैटिट्यूड जो है ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये कुछ ऐसी है जो दुनिया भर में फेमस है, लैटिट्यूड लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसी को हिंदी में कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत में? ये नोट कर लिया। उसी प्रकार यहाँ पर साउथ में, मतलब पृथ्वी के 0 डिग्री के नीचे वाले हिस्से में साउथ में भी एक रेखा है जिसको 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं। और इसको जानने के लिए हम लोग कौन सी लाइन बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन बोलते हैं। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, कैप्रिकॉर्न लाइन बोलते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री ऊपर वो है। इस पूरे एरिया को 23.5 डिग्री साउथ तक के एरिया को ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज है, सूरज क्या एक जगह फिक्स है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, सबसे ज्यादा समय तक साल में यहीं पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ये गर्म है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इस एरिया को क्या नाम देते हैं? ट्रॉपिकल या टोरिड जोन बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रॉपिकल या इसी को ब्रैकेट में टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। इसी को हिंदी में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि उष्मा ज्यादा होती है, उष्मा का कटिबंध यहाँ पर बनता है। ट्रॉपिकल जोन इसी एरिया को बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ को। शिवानंद सर हिंदी का कोर्स कब आ रहा है? एक्चुअली में मैंने टीम से बात की, मुझे हिंदी का कोर्स, मुझे को हिंदी पढ़ानी है, तो उन्होंने कहा सर आप 21 सितंबर से हिंदी पढ़ा दीजिए, क्योंकि
2 बार आप पढ़ा देंगे एसएससी जीडी के लिए। मैंने कहा भाई मैं कम से कम हिंदी को 30 क्लास में कवर करूंगा। अब आप लोग यदि एक बार थोड़ा सा टीम से यदि आपके पास कॉल आए तो बोल देना कि हमें हिंदी पहले चाहिए, तो मैं यदि उसकी कोशिश करते हैं। इंग्लिश नहीं, मैं जीएस पढ़ा देता हूं और हिंदी पढ़ा देता हूं आप लोगों को, कंप्लीट जीएस करंट अफेयर से लेकर के। और मुझे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आज पता है मैं मतलब कि आप ही लोगों की बदौलत यहां तक पहुंचा हूं, और सब लोग तुम लोग मुझे बधाई देते हो। मैं सबको ढेर सारी मतलब की शुभकामनाएं हैं मेरे द्वारा। मैं आपको खूबी शिद्दत से और ईमानदारी से पढ़ाता हूं और वो मैं काम जारी रखूंगा। हाँ, आपने मुझे आज जो 6वें रैंक पे पहुंचाया ये सिर्फ आपका सहयोग है, क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज आते हैं मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं अलग से। साइंस का भी कोर्स इस महीने बेटा लास्ट में ले आएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये मैं लिख करके ही पढ़ाता हूं और आपको बहुत मजा आता है। तो ये ट्रॉपिकल देखो, ये ट्रॉपिकल जोन हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर इतना सारा मुझे क्यों बता रहे हो एक अक्षांशीय रेखा के बारे में, अक्षांश के बारे में आप इतना क्यों बता रहे हो मुझे? यदि आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर ये अक्षांशों के बारे में आप कितना क्यों बता रहे हो, अक्षांश के बारे में। एक्चुअली में भारत की स्थिति जानने के लिए, ये देखो भारत यहां पर है, भारत यहां पर है, भारत जहां पर मैंने बताया वहीं पर है। अब आप कहेंगे सर ये भारत यहां पर है तो भारत का कोई ना कोई तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन होगा ना, तो यहां से लेकर के भारत यहां तक फैला हुआ है। अब देखना, ये समझाने का मतलब था। अब इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है, पहले सिर्फ लैटिट्यूड लाइन में ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है, वो कहां से कहां तक है एक्सटेंशन है। जब समझोगे तो कभी भूलेगा नहीं, कहां से कहां तक है। तो आप बोलोगे सर ये 8 डिग्री, मैंने बताया 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के कहां तक फैला हुआ है, 8.4 से लेकर के कहां तक है, तो आप बोलते 37 पॉइंट ऊपर तक है। तो यदि इंडिया की बात की जाए तो देखो ये ऊपर है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। यदि सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए इंडिया जो है वो कहां पर है, तो आप बोलोगे उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। अब यदि आपसे पूछा जाए किन देश अक्षांशों के बीच में है, तो आप बोलोगे 8 डिग्री 8.4 एन से लेकर के यहां से ऊपर इंडिया जो है कहां तक, 37.6 एन तक आता है। कोई दिक्कत यहां पर 37.6 तक, मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6 7 जैसे 8 में पहुंचते तो इंडिया की बाउंड्री शुरू हो जाती है। और कहां तक जाती है इंडिया की बाउंड्री, तो आप बोलोगे 37 तक जाती है, 37 तक जाती है। मतलब इंडिया कहां पर है, तो ये आप सबको कभी अब नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया की लोकेशन नॉर्थ में है और यहां से यहां तक, मतलब एक रेखा यहां से टच करती है, जैसे यहां से निकले 1 2 3 4 एन ऊपर वाला नॉर्थ में, तो यहां पर 8 डिग्री से इंडिया और 37.5 तक है। ये याद हो गया, याद हो गया। यदि आपसे मैं कहूं ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन में यदि बात करूं अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, जिसको आप लोग लैटिट्यूड डिवाइडेशन है, इंडिया का कहां पड़ता है, लैटिट्यूड के बीच में है, तो पता चल गया लैटिट्यूड लाइन इंडिया की पता चल गई कि यहां से 8 डिग्री नॉर्थ में, मतलब इंडिया कहां है, नॉर्थ में ही है, और नॉर्थ में सारे यहां तक नॉर्थ में है। ये बात क्लियर पता चल गई। क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में, ऐसे लिखा रहता है, पूछेगा इंडिया का अक्षांशीय विस्तार, एन की जगह यहां पर ऐसे लिखा रहेगा 37.6 एस, ठीक है, यहां पर लिखा रहेगा 6.4 एन और यहां पर लिखेगा 34.5 एस। तो आप बोलोगे एस का तो कोई रिश्ता ही नहीं है, एस का तो कोई रिश्ता ही नहीं है, बस कभी गलत नहीं करोगे। इंडिया क्या है, नॉर्थ में ही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना। बेटा ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा, अभी देखना। अब आप कहोगे सर एक रेखा और होती है जिनको आप ऐसे काल्पनिक रेखाओं के रूप में पृथ्वी को काटते हैं, तो देखो ये तो अक्षांशीय रेखा हो गई, अभी से ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। और उसी प्रकार लॉन्गिट्यूड, लॉन्गी का मतलब लंबी लंबी, लॉन्गिट्यूड लाइन पूरी पृथ्वी को यहां पर मैप फिर से बनाते हैं। यही तो मजेदार है, मैंने कहा था मैं यहाँ पर बहुत ही, ये पृथ्वी है थोड़ी देर के लिए, पूरी पृथ्वी को एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो ऐसे से ऐसे काटी हुई है 2 बराबर भागों में। और ये देखो कि किस पार्ट में जानी जाती है, जो भी यहां पर देखना, ये आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट और ईस्ट, बात हो गई, वेस्ट और ईस्ट में जानी जाती है। इस लॉन्गिट्यूड लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, देशांतर रेखा बोलते हैं, पूरी दुनिया में देशांतर रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा। इसी को कई बार यहां पर क्वेश्चन आ जाता है, टाइम लाइन या डेट लाइन किसे बोलते हैं, तो लैटिट्यूड इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड में। इससे क्या होता है, टाइम बढ़ता है और डेट भी बढ़ती है, टाइम एंड डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है, टाइम एंड डेट लाइन के नाम से जाना जाता है देशांतर रेखाओं को, ठीक है। विभिन्न देशों के समय और विभिन्न देशों की स्थिति का सही पता लगाने के लिए जानी जाती है। रुक जाओ बेटा, वहां पर 0 हो जाती है,
आर्कटिक रीजन भी बताऊंगा बेटा, वो भी बताऊंगा, वो एक्चुअली में दूसरे टॉपिक में है। अब यहाँ पर बात आई कि ये वेस्ट और ईस्ट, तो जब भी आपसे कभी प्रश्न आए कि भारत जो है, देखो यहाँ पर ये 0 डिग्री है, ठीक है, यदि आपसे कहा ये 0 डिग्री है, इसी को आप लोग प्राइम मेरिडियम लाइन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियम लाइन, पीएम लाइन इसको बोलते हैं, प्राइम मेरिडियम लाइन जो है इसी का नाम है, और इसी को आप लोग यहाँ पर 0 डिग्री को ही टाइम लाइन बोलते हैं, टाइम लाइन। और इसी को कई बार हिंदी में लिखना, इसी को जीएमटी लाइन बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, क्योंकि ये पता है लंदन के शहर ग्रीनविच से होकर के वेधशाला है, वहां से होकर के गुजरी है, और यहाँ पे जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ प्लस होता है समय, और यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ समय घटता है, मतलब यहाँ ये दिन होगा तो यहाँ रात होता है, समझ गए। इसी को प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियम लाइन, पीएम लाइन का मतलब प्राइम मेरिडियम, और यहीं से दोपहर का समय फिर पीएम माना जाता है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर यदि हम इंडिया की बात करें, इंडिया सर कहाँ पर है और इंडिया किस देशांतर के बीच में है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इंडिया जो है यहाँ पर था नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यहाँ पर उत्तर में, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से चले, मेरे भाई भैया बात समझना, यहाँ से चले 1 2 3 4 ऐसे चलने लगे हम हर डिग्री पर, यहाँ पहुंचे तो हमारा इंडिया जो है कहाँ से पड़ता है, 68 डिग्री से लेकर के 68.7 से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक पड़ता है, तो आप लोग बताओ। तो आपको पता है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जो पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश, वहां पर 97.2 पड़ता है, 97.25 मैंने आपको बताया था। मतलब यदि इंडिया की बात की जाए, यहाँ पर यदि आपसे बात की जाए देशांतरी विस्तार में बात की जाए कि इंडिया जो है कितने देशांतर के बीच में है, तो ये आपको पता होना चाहिए 68.7 से लेकर के 97.2 पॉइंट के बीच में है। अब ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसे पूछ लेता है भारत की जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, मेरी बात सुनना, वो कितने से कितने के बीच में है, तो 68 पॉइंट ऐसे लिखा रहता है 68.7, ठीक है, यहाँ पर एन, ठीक है, ऐसे 97.25 एस, फिर यहाँ पर लिखा रहेगा 68.7 वेस्ट, और यहाँ पर लिखा रहेगा 97.25 ईस्ट। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, आपको ये समझ में आ गया कि ईस्टर्न में ही है, और बस दिमाग में सेट हो गया कि बस भाई जो भी लाइन, देखो यदि आपसे कई बार देशांतर रेखाएं पूछे, तो देशांतर रेखाएं हमेशा ईस्ट और वेस्ट के फॉर्म में होती हैं, और नॉर्थ और साउथ के पॉइंट में कौन सी होती है, लैटिट्यूड लाइन होती है। ये देखो ये नॉर्थ और साउथ में होती है। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया, इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल मजा आ जाना चाहिए तुम लोगों को। तो यहाँ पर इसके आगे क्या लगाओगे, यदि हमें लगाना होगा यदि क्वेश्चन के आंसर में, तो यहाँ पर ई लगा होगा, क्योंकि भारत कहाँ है, ईस्टर्न, यहाँ पर स्थित है, ई पर। बस अभी इसमें और कुछ नहीं बताऊंगा, तुम लोग ये मत सोचो सर टाइमलाइन भारत का बताओ, अभी बताऊंगा। भारत की स्थिति यहाँ से शुरू हुई थी, और भारत यहाँ पर जो अरुणाचल तक जाता है, तो यहाँ तक 97 में फैला हुआ है। अभी और कुछ नहीं बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा आपको, जो टाइमलाइन और आपको टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पढ़ानी है, आगे चलते हैं, बेसिक है बिल्कुल। अब यहाँ पर आ जाओ अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक में। अब आप कहते हो कि सर भारत का जो, भारत जैसा देश है, आपने कहा कि इंडिया जो था अपना खूबसूरत भारत इंडिया, आपने कहा सर इंडिया से, ठीक है, इंडिया में जो खास करके खास बात है, ये जैसे इंडिया है, मेरी बात सिर्फ ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे ये इंडिया है, ऊपर आपने पॉइंट बता ही दिया कि ऊपर क्या है, तो 37.6 नॉर्थ में है इंडिया, यहां तक फैला हुआ है, और यहां से लेकर कहां से 8.4 से इंडिया स्टार्ट होता है, ठीक है, नॉर्थ से, और यहां तक ऊपर तक फैला हुआ है, ये लैटिट्यूड लाइन कहती है। और इंडिया के देशांतरी विस्तार को कौन सी लाइन कहती है, कि 68.7 ईस्ट से इंडिया गुजरात से स्टार्ट होता है, और कहां तक इंडिया जाता है, इस तरीके से बात कर लेते हैं। तो आपने कहा 97.25 तक इंडिया की सीमाएं जाती है ईस्ट में, ये बात क्लियर हो गई। इसके बीच में इंडिया है, अब इसके बीच में जो इंडिया है तो उसको जान लेते हैं। अब भाई इंडिया के ऊपर से नीचे आने में यदि थोड़ी सी बात करें, कितना किलोमीटर पड़ता है, तो यहाँ पर इसको ऐसे नहीं समझेंगे, इसको मैप में समझेंगे, एफर्ट पूरा लगाऊंगा शुरुआत में, और आपको मजा आएगा, आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर बहुत ही मजा आने वाला है हम लोगों को ज्योग्राफी पढ़ने में। तो यहाँ पर अगला पॉइंट एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक मुझे बस मैप ले लेने दो, हाँ एक एक करके। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1, पॉलिटी बैठा दिए सर आपने दिमाग में। अच्छा इंडिया क्या है, तो इंडिया जैसे आपसे पूछा जाए इंडिया क्या है, तो आप बोलेंगे इंडिया, ठीक है, दैट इज भारत, इंडिया क्या है, इंडिया भी भारत है। अब यहाँ पर आओ, इंडिया अपना भारत महान, यहाँ पर देखो ऊपर का पॉइंट पता चल गया, मतलब ऊपर यहाँ तक इंडिया है, कहाँ तक 37.6 एन रेखा यहाँ से गुजरती है,
और इंडिया की ये नीचे लाइन कितनी है, तो आप तुरंत बोलते हो सर ये 68 पे, सॉरी 8.4 से लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होती है। कलर का बहुत कम इशू होगा इसमें। 8.4 से यहाँ से इंडिया की ये काल्पनिक रेखा पूरी दुनिया से ऐसे जा रही है, पूरी दुनिया से, और इंडिया की सीमाएं यहाँ से टच करने लगती हैं। नीचे से उठ करके जा रही थी, यहाँ नीचे 7 थी, यहाँ 6 थी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे 6 थी, बस समझ में आई, यहाँ ना 6 थी ऐसे। तो ये काल्पनिक रेखाएं ये होकर के गुजरती हैं, ये 6 है और ये 37 है। और यहाँ से जो मैंने बताई ये जो रेखाएं, इनको मैंने बताया ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये 68 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 68.7 ई से लेकर के 97, ठीक है, ऐसे यहाँ पर 97.25 ई तक। ये क्या है, ये ऐसी काल्पनिक रेखाएं जहां पर भारत बीच में पड़ता है। नहीं 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 नहीं, हिमानी नाराज नहीं होना है, वो सब पढ़ रहे हैं, वो रिवीजन ही कर रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो रिवीजन कर रहे हैं। वो कह रही है तुम लोग कितना आंसर देते हो, कितना हीरो बनते हो तुम लोग, देख लूंगी यदि मेरे ऑफलाइन में होती तो अभी तक। हिमानी परेशान नहीं होना, ये सब कोई नहीं है, अरे वो नहीं ऐसा करी, मैं कह रहा हूँ गुस्सा हो रही है, तुम लोग ज्यादा आंसर मत दो, इधर आओ। अब ये देखो, ये ऊपर से जब नीचे थोड़ा सा पता करेंगे तो यहाँ पे एक रस्सी डाल देते हैं, रस्सी नहीं मतलब ऐसे रस्सी नहीं डाले थे, एक काल्पनिक रेखा ये मान लो ऐसे है, तो ये जो है ये कितने किलोमीटर दूरी है, यदि आपको ये पता चल जाएगा। और इस वाले पॉइंट से लेकर के, यदि इस वाले पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की दूरी पता चल जाए तो आपको कम से कम भारत के किलोमीटर तो पता चल जाएंगे, कितने किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है, कितने किलोमीटर फैला हुआ है। तो पहले इसके बारे में जानने के पहले आप यहाँ पर जानो कि भारत के ऊपर जो पड़ता है, यहाँ पे नॉर्थ जो है, भारत में विभिन्न जो पॉइंट है, आखिरी बिंदु है, स्ट्रीम पॉइंट इन्हीं को बोलते हैं। यदि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है स्ट्रीम पॉइंट, मतलब यदि भारत की सीमाओं में आप कहीं पर आबाद विचरण कर सकते हैं तो यहाँ तक स्ट्रीम पॉइंट तक। भारत का नॉर्दर्न स्ट्रीम पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ में, ये नोट करें बेटा, नॉर्थ में, नॉर्थ का मतलब उत्तरतम बिंदु भारत का कौन सा, उत्तरतम बिंदु, तो आप बोलना इसका उत्तरतम, नॉर्दर्न पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये कौन सा उत्तरतम बिंदु, तो इसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल, प्लीज नोट कर लें, इंदिरा कॉल बोलते हैं। यदि आखिरी बिंदु आपने बता दिया कि सर यहां पर होगा, तो ये आखिरी बिंदु जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा कॉल। नोट कर ले बेटा, इंपॉर्टेंट है, लोग गलत कर देते हैं, इंदिरा कॉल आखिरी ऊपर का नॉर्दर्न पॉइंट। उसके बाहर चले जाओगे, दूसरे देश में चले जाओगे शिवानी, इसलिए उसके बाहर नहीं जाना, कहां तक जाना है, इंदिरा कॉल तक जाना है, क्लियर, इंदिरा कॉल। भारत का जो यहाँ पर साउदर्न पॉइंट है, ये मेनलैंड में, इसका क्या नाम है, यदि इसके नीचे जाओगे समुद्र में डूब जाओगे, कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी है। तो यदि आपसे यहाँ पर कहा जाए इंडिया का साउथ पॉइंट, ठीक है, साउथ पॉइंट वो कौन सा है, उसका भी नाम लिख लो, कन्याकुमारी है। समझ में आ रहा है, इसका लॉजिक समझ में आ रहा है ना, क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि भाई पॉइंट नहीं पता होंगे तो आप पॉइंटों को मिलाएंगे कैसे, कन्याकुमारी है। अब यहाँ पर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रुक जाओ बेटा, वो इंदिरा पॉइंट भी बताऊंगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है कि ये देखो वेस्ट है, यहाँ पर तो वेस्ट पड़ता है ना, ये वेस्ट का हिस्सा है, वेस्ट है, तो भारत का वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो यहां पर नोट कर लो, भारत का वेस्टर्न पॉइंट, चारों पॉइंट महत्वपूर्ण है, वेस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, इसका नाम क्या है, बहुत से लोग बता पाते हैं, गुजरात में पड़ता है, क्या नाम है, गौर माता के नाम से जाना जाता है। देखो ये ईस्टर्न पॉइंट है, इसका नाम है गौर माता, गौर माता, ये वेस्टर्न पॉइंट है और इसका नाम क्या है, गौर माता। और ये कहां पड़ता है, तो आप बोलोगे गुजरात में पड़ता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, गौर माता, हाँ गौहर माता भी कह देते हैं, गौर माता भी नाम जब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ईस्टर्न पॉइंट कौन सा, भाई ईस्ट इधर है ना भारत का, ईस्टर्न साइड, तो ये आखिरी बिंदु कौन सा, इसके बाहर जाओगे तो दूसरे देश में पहुंच जाओगे, क्लियर, इसके बाहर जाओगे तो दूसरी देश में पहुंच जाओगे। मैंने क्या कर दिया, कन्याकुमारी लिख तो दिया, क्या हो गया कन्याकुमारी में, कुछ गड़बड़ है क्या, बिल्कुल बिल्कुल राहुल, एक मिनट एक मिनट, सही है ना, तुम लोग ऐसे भावुक हो जाते हो, कन्या, अच्छा ये कन्याकुमारी मैंने बताया, तो वो लोग कह रहे हैं कन्याकुमारी बोलो, कन्याकुमारी वो नहीं बोलते, कन्याकुमारी ही बोलते हैं, यहां पर है तमिलनाडु में। हाँ बहुत से लोग बोला कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी वो स्थान है, यहां पर आओ, ईस्टर्न पॉइंट, ईस्ट का पॉइंट कौन सा है,
ईस्ट का पॉइंट क्या बोलते हैं बेटा, कोई बताएगा? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये तमिलनाडु में है, ये आपका लद्दाख में पड़ेगा। अच्छा, ये जानने भी जरूरी थे, ठीक है। अब ये जो है ईस्टर्न पॉइंट, ईस्ट का पॉइंट भारत का कौन सा? किबूथी, किबूथी, ठीक है, किबूथी, ठीक है। और दूसरी बात, इस पे एक बात और जानना, नहीं 97 पॉइंट नहीं होगा, 97 रेखा यहां से गई, आखिरी बिंदु है, तो यहां पर है। यदि आपसे कहा जाए ये जो है कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में यहां पर पड़ता है, यहां पर, ये देखो कोने पे, यहां पर, इसका नाम है किबूथू, किबूथी, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, एक बार बार क्वेश्चन आप लोग मुझसे कह रहे हैं सर वो क्यों नहीं बता रहे हैं। यदि आपसे यहां पर पूछूं, एक पॉइंट लिख रहा हूं, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहां पर है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहां पर है, ये बार बार आप लोग पूछ रहे हैं। इसको बेटा यहां पर पड़ता है, ये जो आइलैंड है ना हमारे, इसको बेटा आइलैंड का नाम अलग होता है, आइलैंड को यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो आइलैंड है उसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड, उसमें पड़ता है, उसका नाम क्या है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ये, और इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर पड़ता है, तो आप बोलोगे अंडमान नहीं, ग्रेट निकोबार आइलैंड में पड़ता है। बस नोट कर लिया चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट नोट कर लिया आपने। हाँ, ये 6.4 से स्टार्ट हो जाता है, ये 8.4 से स्टार्ट है, मैंने इसीलिए 6.4 बताया था। चले सर, इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये जैसे हमारी सीमा हो गई, जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर खोपड़ी में ये जो बाल है ये 1 पॉइंट हो गया, पैर का अंगूठा है वो भी 1 पॉइंट हो गया, मेरा ये वाला हाथ 1 पॉइंट हो गया, ये वाला हाथ 1 पॉइंट हो गया, मैं इतना फैल सकता हूँ। फिर इसके अलावा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, मेरी बात समझो, ये इंडिया की लोकेशन हमें पता चल गई। अब यहां से यहां तक जो मैं फैला हुआ हूं, तो रस्सी रख करके तुम लोग नापते हो ना घर पे बहनों की हाइट, तो ऐसे नहीं करते कि यार पैर तक करना, अंगूठा सीधा रखना, गर्दन सीधी करो, तो गर्दन सीधी करके मैं निकला, इतना कितने किलोमीटर निकला, तो यहां से 2933 किलोमीटर इंडिया पड़ता है, सॉरी ये 2933 किलोमीटर पड़ता है ये वाला, और यहाँ के कितना पड़ता है? 3214 किलोमीटर पड़ता है। यदि यहां से यहां तक अब मैंने ये पकड़ लिया, तुमने कहा कि सर ये पकड़ के खड़े हो जाओ ऊपर से नीचे तक, तो इतना 3200, यहां से यहां तक जाने में भारत की जो सीमा है कितनी है? 3214 किलोमीटर लंबाई है। और ये जो वेस्ट से ईस्ट तक जाने में कितनी सीमा पड़ती है, तो यहां से आपको पता चल गया 2933 किलोमीटर है। तुम लोग जैसे किसी की लंबाई नापते हो, तो किसी देश के बारे में हम जान रहे हैं, जैसे मेरा परिचय जानोगे तो कहेगा इतना लंबा इतना चौड़ा है, आप लोग जब फॉर्म भरते हो, इतना लंबा हूं इतना चौड़ा हूं, ठीक है, चौड़ाई तो नहीं लिखते हो लेकिन लंबाई अपनी लिखते हो ना, लंबाई, तो जैसे आपने बोला चलो जूते उते उतार दो फिर नापो, तो यहाँ तक है। और ये एक प्रकार से जूते पहने हुए आदमी है, तो ये यहाँ से पड़ता है, मतलब कि भारत का जो सीमा है, जो अंडमान और उसके निकोबार आइलैंड है, इसको साउदर्न मोस्ट पॉइंट बोलते हैं। ये इतना मोटा सूज भी है, तो यहाँ पर 6.4 है, समझ गए आप लोग? ये हाइट यहां से साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये आखिरी बिंदु है जो अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ता है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में पड़ता है। बस इसको इंदिरा पॉइंट नाम दे दिया गया, बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु, यदि कितना भी हो। जैसे आपने कहा, जैसे घर में आप किसी की हाइट नापते होगे तो बोलते होंगे चलो चलो सू निकाल के, समझ गए? बस ये मामला है कि ये जो है हमारा एक अभिन्न अंग तो है अंडमान निकोबार, लेकिन ये आइलैंड है, तो आइलैंड की सीमा यहां पर है। अब तो समझ गए यार, ये पॉइंट क्या था? इंदिरा कॉल। वेस्टर्न पॉइंट कौन सा था? गौरमाता, ठीक है। साउदर्न पॉइंट कौन सा? कन्याकुमारी, ठीक है। वेस्टर्न पॉइंट कौन सा? ईस्टर्न पॉइंट कौन सा? किबूती। और यदि आपसे कहा जाए साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु। यदि हिंदी में लिखा आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप बोलोगे ये आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है। इंदिरा कॉल के बाद इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम, दक्षिण नहीं दक्षिणतम बिंदु। क्लियर? अब ये जब ये पॉइंट पता चल गए, तो अब हमने यहाँ पर ऊपर से रस्सी पकड़ी और नीचे तक ले गए, तो ये टोटल निकला कितना? 3214 किलोमीटर। यदि आपसे कहा जाए पर भारत जो है नॉर्थ टू साउथ कितने किलोमीटर है, यदि आपसे कहा इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी, तो आप बोलोगे 3214 किलोमीटर है, ये एक पॉइंट बनता है। बेटा इंडिया की जो, मेरी बात सुनो, इंडिया की जो मेन लैंड है वो 8.4 से स्टार्ट है, लेकिन इंडिया का जो द्वीप है वो यहाँ पर 6.4 से स्टार्ट है। बस अब समझ गए सर? इसमें पीयूके भी है, हाँ। ये एक्चुअली में जो पॉइंट है इंदिरा कॉल, ये पीओके में ही पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है।
सर कह रहा है उल्टा बोल दिया, इसी को पिगमेलियन पॉइंट क्या है, इसी को बोलते हैं। रुक जाओ, नाम लिख रहा हूँ, पहले इतना तो कंट्रोल कर लो, थोड़ा सांस लंबी ले लो, इतना कमेंट मत करो। इधर आओ, काम का कमेंट करो, कोई राहुल मोहित पे लगे हुए हैं। चलो अब यहाँ पर देखो जो कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि भैया आपने गलत बता दिया। यहाँ पर इस वाले मैप में आ जाओ, मैंने कहा इंडिया 8.4 से स्टार्ट है, 0 से बढ़े, लेकिन इंडिया के आइलैंड जो है वो नीचे तक है, नीचे तक है। तो भाई ये 0 से 6 से नीचे 6 होगा ना, तो 6.4 जो है वो नीचे पड़ेगा, आपको याद रखना है, और ऊपर वो पड़ता है 8 पॉइंट। यदि आपसे कहा जाए भैया ये लोग ना ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं देखो मैं इनको बहुत ही आसानी से बता देता हूँ। थोड़ा सा भी, ये देखो बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत कठिन भी टॉपिक है ना आने वालों के लिए, ठीक है। ये इंडिया है, ये इंडिया की मेनलैंड है, और ये मेनलैंड जो है इसी का आखिरी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग कन्याकुमारी, ठीक है। ये मेनलैंड का जो पॉइंट है कहां से स्टार्ट हो रहा है, 8.4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहां पर एक काल्पनिक रेखा इसी तरीके की मैंने बता दी, यहां पर आइलैंड पड़ते हैं हमारे भारत के, और वो है अंडमान, ठीक है, अंडमान एंड, ठीक है, यहाँ पर निकोबार, और नीचे तक पढ़ते हैं, मतलब 6 तक पढ़ते हैं, ये अंडमान निकोबार। यहां पर भारत का आखिरी मोस्ट पॉइंट है, उसका नाम है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, भारत का साउदर्न नहीं, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, और उसका नाम क्या है, ये इसमें पड़ता है, निकोबार में पड़ता है, निकोबार आइलैंड में, और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और ये यदि आपसे कहा जाए साउदर्न मोस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कन्याकुमारी के और नीचे पड़ता है, 6.4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो बाउंड्री है, समुद्री बाउंड्री है, 6.4 से स्टार्ट होती है, और इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। कई बार इसको यहाँ पर इंदिरा पॉइंट के अलावा परासर पॉइंट भी बोलते हैं, परासर पॉइंट इसी का नाम है, ठीक है, इसी का नाम इंदिरा पॉइंट, जो भारत का इंदिरा पॉइंट, इसी का नाम है परासर पॉइंट, ठीक है, पराशर पॉइंट, और इसी का नाम है पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था, बाद में इसका नाम परासर पॉइंट किया गया, फिर इसका नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया, इंदिरा जी के नाम पर। बस समझ गए? अब समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया तो रुक जाओ यहाँ पर, एक्चुअली मुझसे मैप लंबा खिंच गया था। इंडिया जो है बेसिकली जो लैटिट्यूड लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एक बात समझना यहाँ पर, ये देखो थोड़ी देर के लिए, यहाँ से ये 8 डिग्री से इंडिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ वाला जो मेन लैंड का पॉइंट है उसको कन्याकुमारी कहा जाता है। ये 8 के नीचे वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ पर देखो 7 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 से ये स्टार्ट हो जाता है। बस समझ गए? अब समझ गए? 6 से यहाँ या जैसे 6 डिग्री लैटिट्यूड ये गई, यहाँ से 7 डिग्री लैटिट्यूड गई, यहाँ से 8 डिग्री गई। मेन लैंड 8 डिग्री से स्टार्ट होती है और अंडमान निकोबार 6.4 से स्टार्ट होता है। अब समझ में आ गया? तो ये आखिरी जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट यदि आपसे कहा जाए इंडिया का कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इसी का इंदिरा पॉइंट नाम है, इसी का परासर पॉइंट, इसी को पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं। याद हो गया होगा? अब तो याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि अरे मामला ये था कि पृथ्वी में, यहां से सर ने जब बताया था, पृथ्वी में 0 से लेकर के ऊपर 1 2 3, और यहाँ जो मेन लैंड है इंडिया की वो है 8 से स्टार्ट होती है, और ये 6 में अंडमान निकोबार की बाउंड्री आ जाती है। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ बस समझ में आ गया, बस 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 समझ में आ गया। 8 पॉइंट बेटा यहाँ पर 4 से है, 8.6 नहीं है, 8.4 से, ठीक है। 8 डिग्री के आसपास मान लो, इधर आ जाओ। अब आगे चलते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब भैया हमारे जैसे भावुक हो रहे हैं, यहाँ पर आते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये भाई पॉइंट पता चल गए। जब पॉइंट पता चल गए तो ये भी पता चल गया यहाँ पर, यदि थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा ऐसे भी लिखता हूं, बहुत बेसिक से बताना पड़ेगा। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये पृथ्वी का है, मतलब भारत का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट भारत का यहाँ पर है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया नॉर्थ पॉइंट, और इसका नाम दिया इंदिरा कॉल। आप लोग बताओ भारत का नॉर्थ पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल। भारत का साउथ पॉइंट क्या है? साउथ पॉइंट तो आप बोले कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। भारत का ये आपका वेस्ट पॉइंट क्या है? तो आपको पता चल गया गौर माता। गौर माता कहां पर है? गुजरात पे पड़ता है। भारत का ईस्टर्न पॉइंट क्या है? तो इसका नाम है किबूथी, किबूथी। अब इन यदि पॉइंटों को हमने मिलाया काल्पनिक रेखा से, उत्तर से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के वहां से लद्दाख से, ऐसे ऐसे, तो कितने किलोमीटर का है? यदि आपसे कहा जाए उत्तर से दक्षिण भारत कितने किलोमीटर फैला हुआ है, तो आप बोलोगे 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये पता चल गया हमें,
ठीक है। दूसरा, यदि आपसे मैंने कहा कि ईस्ट से वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक गाड़ी से जा रहे हैं और यहां पहुंचने में, किबूती पहुंचने में कितने किलोमीटर, तो आपने कहा 2933 किलोमीटर का दूरी पड़ती है। ये आपका किबूती है अरुणाचल में, चारों पॉइंटों में ये भारत के आखिरी पॉइंट है। ठीक है, ये आपका गौर माता गुजरात में, ये आपकी कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और वो जो आता है आपका वो वाला इंदिरा कॉल, ये जम्मू कश्मीर में नहीं, अब लद्दाख में आता है, लद्दाख यूटी में आता है, केंद्र शासित प्रदेश में। अब यहाँ पर जो आखिरी पॉइंट यहाँ पर मैंने बताया, ये ऐसे अंडमान 4 और ये निकोबार 4 नहीं, 520 आइलैंडों ग्रुप है। यहाँ पर ग्रेट निकोबार में साउदर्न मोस्ट पॉइंट बोलता है और उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। अब ये किलोमीटर भी हमें पता चल गया, मतलब यहां से मैंने किलोमीटर जो बताया, इस तरीके से आखिरी बिंदुओं के किलोमीटर भी हमें पता चल गए। हाँ, आखिरी बिंदुओं के किलोमीटर भी पता चल गए, इतने इतने किलोमीटर दूरी है। अब आप यदि लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल गई तो आप क्षेत्रफल निकाल लोगे। यदि आपसे कहा जाए लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल गई तो क्षेत्रफल क्या है। यदि आपसे कहा जाए भारत में टोटल कितना क्षेत्रफल है, कोई यदि आपसे कह दिया जाए भारत में कितना क्षेत्रफल है, लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल गई, तो आप लोग तो शायद निकाल लेते हो, मैथ के स्टूडेंट हो, मुझे नहीं पता, रुक जाओ। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना होगा, ये लंबाई आपको पता चल गई और ये चौड़ाई पता चल गई, तो टोटल एरिया क्या होगा। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल कितना होगा पूरे भारत में, तो आपको याद रखना 32, ठीक है 87, ठीक है 263, ठीक है, पूरा का पूरा वर्ग किलोमीटर, वर्ग में निकलेगा ना, किलोमीटर प्रति वर्ग में निकलेगा, स्क्वायर वही उसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं भैया, समझ गया ना। ये निकल लिया ना आपने, जब लंबाई और चौड़ाई पता चल गई आपको तो आप क्षेत्रफल निकाल लिए। तो भारत का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आप बोलना 3287 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, अभी रुक जाओ, लैंड बाउंड्री भी चल रहे हैं, रुक जाओ, अगले टॉपिक में चल रहे हैं। सर कह रहे टीचर ने मार मार के रटा दिया था। सर आप यूपी से हो क्या, मैं भारत से हूँ, एसएससी। इधर आओ, अब अभी रुक जाओ, कोस्टल लाइन में चलेंगे, अभी रुक जाओ, तुम लोग तो अपने टॉपिक में आ गए अब सीधे, अब मजा आने लगा इनको ज्योग्राफी में। अब जब इतना जान लिए तो एक पॉइंट और जान लिया, ये सारे पॉइंट पता चल गए। नीचे नीले कलर से, ऊपर पता है कुछ ऐसा लग रहा है कि सफेद सफेद है, मतलब यदि आपसे पूछा जाए इंडिया और इंडिया के कहीं ना कहीं आसपास कोई है ना, ऐसा लग रहा है कि इंडिया के आसपास कुछ है, लाइनें पड़ी हुई हैं। सर ये पॉइंट आपने यही क्यों बताया, और ऊपर कर देते, रूस में कर देते, या ये वाले पॉइंट को और थोड़ा इधर ले जाते, ऐसा क्यों नहीं किया। सर हरियाणा से है, ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब ये पता चल गया हमें, ये पॉइंट पता है, आखिरी पॉइंट पता है सारे, और ये इंडिया इसके आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि इसके इंडिया के पड़ोसी हैं, इंडिया के नेबर हैं। उसके पहले मैं यहाँ पर एक बात और बताऊंगा, ये जो नेबर है, तो ये जो बाउंड्री बनी है लैंड बाउंड्री, भारत की कितने किलोमीटर है, कई बार यही क्वेश्चन आता है, लैंड बाउंड्री, ये भारत की लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर, कोई बताएगा। लैंड बाउंड्री है, मतलब भारत यहाँ पे समुद्र, ये देखो लैंड बाउंड्री है, जहां पर रेड कर रहा हूं वही इंडिया का है और कुछ नहीं इंडिया का, हीरो मत बन जाइए। ठीक है, यहाँ पर तो इंडिया कितने किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है, इस वाली बाउंड्री को भी तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये भी तो बाउंड्री है। कितने किलोमीटर है, तो यदि आपसे कहा जाए भारत की स्थलीय सीमा है वो कितनी है, बिल्कुल सही, 15,200 किलोमीटर। तो लैंड बाउंड्री कोई रोक रहा होगा, सीमा तभी बनती है कब जब कोई सामने खड़ा हो, तो हाँ उसके बारे में भी अभी बताएंगे। 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है। ठीक है, अब यदि आपसे कहा जाए सर ये जो नीचे वाली बाउंड्री है, तो इसको कलर नहीं यहाँ पे चलते हैं ना, एक तो समस्या ये होती है, ये यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर के ये ऐसे 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 जो बाउंड्री है, इसको क्या बोलते हैं, कोस्टल लाइन बोलते हैं, भारत की कोस्टल लाइन। तो ये कितने किलोमीटर है कोस्टल लाइन, तो आपको अंडमान निकोबार सहित मिला के 7516 किलोमीटर है कोस्टल लाइन जो है। भारत की जो कोस्टल लाइन है वो कितनी है, 7516 किलोमीटर है। एवरेज से मैं अंडमान और निकोबार को भी जोड़कर, मतलब अंडमान निकोबार ये जो आइलैंड है छोटे छोटे, इनके भी चारों तरफ की बाउंड्रियों को जोड़ करके ये निकाल दिया गया। ठीक है, और इधर का ये जो लक्षद्वीप है इसको भी जोड़ दिया गया। ठीक है, कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन, तो कोस्टल लाइन कितने किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर है, ये 7516 किलोमीटर की पूरी बाउंड्री। अब आपको यहाँ पर जो लैंड बाउंड्री समझ में आई, यहाँ पर सुनना, लैंड बाउंड्री किस वजह से बनी, तो यहाँ पर पड़ोसी होंगे, तो उन 7 पड़ोसियों का नाम जान लो। भारत के कितने पड़ोसी हैं, तो आप बोलना 7 स्टेट हैं, 7 देश हैं, 7 देश यहाँ पर पड़ोसी हैं। इसकी ट्रिक है,
कौन कौन सी? तो इनका नाम है बचपन एमबीए, बचपन एमबीए, बचपन एमबीए। ये 7 देशों की ट्रिक है। सबसे बड़ी बाउंड्री ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, फिर ये चाइना है, चाइना है। मैप को ऐसे सेट करना अभी से ही, ठीक है। बचपन एमबीए, पहले नंबर पे कौन सा पड़ोसी है भारत का जिसकी सबसे बड़ी बाउंड्री है? बांग्लादेश है, ठीक है। 7 देशों से भारत की सीमा लगती है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे आपको पता है पाक, नापाक पाक, ठीक है। नेपाल फिर उसके बाद आता है यहाँ पर, ये देखो हमारा नेपाल एक पड़ोसी है। पाकिस्तान को तो आप लोग तुरंत समझ जाते हो ये पाक है, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद आपको पता है म्यांमार हमारा पड़ोसी है, ये भी तो बाउंड्री है, म्यांमार से लगती है। तो देखो बचपन एमबीए ट्रिक है, तो यहाँ पर म्यांमार लिख लो, म्यांमार, ठीक है। और उसके बाद म्यांमार के बाद यहाँ पर भूटान, ये भूटान है ना, तो यहाँ पर भी तो एक पड़ोसी देश है जिसके साथ सीमा लगती है, उसका नाम है भूटान। और आखिरी एक छोटा सा देश है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो छोटा सा एरिया, इसको बोलते हैं अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। ये हमारी 106 किलोमीटर की बाउंड्री है। देखो सबकी बाउंड्रियों का रोज ने सब कुछ लिख दिया कि 4096 किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ बाउंड्री है, और वहीं अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री है। अभी रुक जाओ, वो भी बताता हूँ, अरे वो भी बता दूं शिवानी बेटा, वो भी बताऊंगा, पाप मत छिड़ाओ, उसका पीछे की वजह है, पहले स्टेट बता दूंगा तब तो मुझे आसानी हो जाएगी। जो लोग अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन करके मेरे ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो ये एक ग्रुप है, सिर्फ जो न्यू स्टूडेंट है वही ज्वाइन करें, पुराने स्टूडेंट ना ज्वाइन करें जो ऑलरेडी किसी ग्रुप में है, क्योंकि आप छोड़ते हैं दूसरे को लगता है ये तो छोड़ गया और चले जाते हैं। सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जो न्यू स्टूडेंट है। अब ये वाला ओपन हो जाएगा, जैसे पुराने फुल थे, बहुत से लोग परेशान है, मुझे मैसेज करते हैं। जो न्यू है वो ज्वाइन करें, जिन्होंने किसी को नहीं ज्वाइन किया है। इधर इधर से छोड़ छोड़ के भटका ना करें, वरना मैं सब देख लेता हूँ कि कौन इस ग्रुप को छोड़कर दूसरे वाले में गया, फिर दूसरे वाले को छोड़कर इसमें आया, ठीक है, ये मत किया करो। चलो, अब यहाँ पर ये देखो, ये जो स्टेट है, ये वाले स्टेट देखो, गुजरात, गुजरात से सीमा किसकी लगती है? पाकिस्तान की। राजस्थान, ये राजस्थान का एरिया पड़ता है। स्टेट पहले जान लो बेटा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। राजस्थान, फिर यहाँ पर क्या पड़ता है? पंजाब, ठीक है। यहाँ पर क्या पड़ता है? जम्मू कश्मीर यूटी, और अब ऊपर क्या पड़ता है? लद्दाख यूटी, लद्दाख यूटी, ठीक है, लद्दाख यूटी पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ता है? चाइना की तरफ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और यहाँ पर सिक्किम। और सिक्किम के अलावा क्या चाइना से बाउंड्री लगती है? सिक्किम के अलावा, तो आप सिक्किम के अलावा क्या लगती है? अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लगती है, अरुणाचल, ये चाइना के साथ सीमा लगती है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो कोस्टल बाउंड्री है उसकी तरफ आते हैं। कोस्टल लाइन जो है, ये कितने स्टेट हैं? 9 स्टेट है। अब आप कहोगे सर 9 स्टेट कैसे हैं? देखो यहाँ पर गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये छोटा सा है लेकिन प्यारा सा, ये क्या है? गोवा है, गोवा है। ये क्या हो गया? कर्नाटक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? केरला हो गया, केरला हो गया। ये वाला हिस्सा जो है केरला के इस तरफ जो ऐसे ऐसे पड़ता है, इसका नाम क्या है? तमिलनाडु हो गया, इस तरफ आएंगे। और इधर से इधर देखो, ये बाउंड्री ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे गई है, इसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और यहाँ क्या है? ऐसे ऐसे करके ये जो बाउंड्री गई है, इसका नाम है उड़ीसा। और ऊपर क्या है? ये वेस्ट बंगाल है, इसकी भी तो समुद्र से सीमा लगती है। तो कितने कोस्टल स्टेट है? प्लीज यहाँ पर ध्यान दो, कितने कोस्टल स्टेट है? 9 कोस्टल स्टेट है ना? 9 कोस्टल स्टेट है। कौन कौन से? तो पहले सबसे बड़ी बाउंड्री है गुजरात की, फिर गुजरात आपको याद रखना, फिर उसके बाद महाराष्ट्र गुजरात के नीचे, फिर आप यहाँ पर गोवा नोट कर लो, ठीक है, फिर आप कर्नाटक नोट कर लो, ठीक है। ये समुद्री सीमाओं में 7,000 जो है 7,516 किलोमीटर में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरला आ जाओ। ये जो सारे हैं ये किस तरफ पड़ते हैं? तो ऐसे देखो, ये आपका अरब सागर की तरफ पड़ते हैं, अरब सागर की तरफ पड़ते हैं। फिर यदि यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर देखो तमिलनाडु है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ पड़ता है। फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी आंध्र प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है। और यहाँ पर क्या पड़ता है? उड़ीसा, उड़ीसा ये कहाँ पर है? तो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और वेस्ट बंगाल। 4 स्टेट इधर पड़ते हैं, समझ गए? 5 इधर 4 इधर, मतलब 9 स्टेट टोटल बाउंड्री लगते हैं। एक्चुअली जो बांग्लादेश की सीमा है, ये बेटा आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं, ये अभी सिर्फ बता रहा हूं, यहाँ पर आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर तो ये भी बात हो गई, सर कुछ स्टेट ऐसे हैं, ठीक है, आप नहीं बता रहे हैं मुझे, कि आपने ट्रॉपिक ऑफ जब कैंसर लाइन बताई उसको नहीं आपने ओपन किया, मैं वो बता रहा हूं। मैंने कहा था कि भारत, भारत जो है, अब सुनना, यहाँ पर बीच वाले जो स्टेट है उनको भी बताने की कोशिश करूंगा। भारत जो है, भारत में देखो एक रेखा मैंने बताई थी आपको कि यहां से स्टार्ट होती है 8.4 से लेकर के,
टाइम ओवर हो चुका है। कल बताऊंगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, और साथ ही साथ कल मैं बताऊंगा भारत के पड़ोसियों में डिटेल से बातें, रेड क्लिफ लाइन, मैक मोहन लाइन, इन सबको। तब वो किलोमीटर की यात्रा कराऊंगा, बांग्लादेश कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है, चाइना